सभी को गुड मॉर्निंग। आज अरे वाह, सभी को गुड मॉर्निंग। धुन में बोल के दिखाओ एक बार। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। सिट डाउन। एक काम करते नहीं है, उम्मीद पहले लगा लेते हैं दूसरे काम की। हम क्या करेंगे आज की क्लास में? क्वेश्चंस। और ये आज की कौन सी क्लास है? लास्ट। किसकी? प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। इसमें जितने भी हैं, अदर प्रोविजन है नहीं कुछ भी। अदर प्रोविजन आईजीएसटी एक्ट के, मैंने आपको याद है जब बताया था कि जब हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो बाकी सारे एक्ट भी सेम है। आगे के जो प्रोविजन है ना, सेक्शन नंबर 8, 9 ऐसे कुछ प्रोविजन है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर दो स्टेट इन्वॉल्व है तो उस सप्लाई को बोलेंगे क्या? इंटर। और क्या लगेगा? आईजीएसटी। ये सब बातें बताई गई जो हम पहले सीजीएसटी एक्ट में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आना है वो सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12 से ही आना। क्या ये बातें समझ में आती हैं? मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं, बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए पहले मैं उनको एक बार बता दूं, लेकिन उससे भी पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से ताकि आप क्वेश्चन कर पाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, दो सेक्शन थे गुड्स और सर्विस। गुड्स का कौन सा? 10, सर्विस का कौन सा? 12। गुड्स के केस में हमारे पास कितने केसेस आते हैं? 5। 10(1)A से शुरू होगा और 10(1)E तक जाएगा। 10(1)A क्या कहता था? अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो क्या होगा? तो आंसर क्या था? वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, जहां खत्म होगा। क्या कीवर्ड हमने लिखा हुआ है? यस, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। फिर आया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, क्या कहता था वो? बिल्ड टू शिप टू मॉडल। अब मैं पूरे एग्जांपल पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपसे पूछूंगा जो आपके एग्जाम में पूछेगा, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि जो जिसके कहने पर गुड्स एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिलीवर कर रहा है। क्या मैंने सही कहा? नेक्स्ट पॉइंट 10(1)C क्या कहता है? अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ। क्या ये बिल्कुल इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ही है? यस। उसके बाद नेक्स्ट 10(1)D, जहां या तो असेंबल इन्वॉल्व होगी या इंस्टॉलेशन, तो क्या माना जाएगा? जहां पर गुड्स असेंबल और इंस्टॉलेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई ऑन बोर्ड, तो गुड्स जहां से पहली बार चले होंगे उसी को क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई, ऑन बोर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद 10(2) क्या कहता है? 10(2) क्या कहता है? तो रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेरे ख्याल से गुड्स थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू सर्विसेज। आगे बात समझ में। अब सर्विसेज पे आते हैं। देखिए, जब पढ़ते हैं तो हमें डिटेल में जाना पड़ता है, लेकिन जब रिवाइज करते हैं तो एग्जाम स्पेसिफिक होता है। 12(1) ये कहता है कि क्या बताता है? बताओ। एप्लीकेबिलिटी, वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के अंदर है, तो हम 12(2) और उसके आगे वाले 12(14) तक के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों व्यक्ति इंडिया में होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक। 12(1) क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी हो गई। 12(2) क्या कहता था? रेजिडुअल। के बहुत सारे और सारे सेक्शंस में भी हमने अप्लाई किया है 12(2), उनके बीच में भी कभी कभी ऐसा है। तो 12(2) में पहली बात क्या की गई थी? अगर तुम किसी को सप्लाई कर रहे हो और वो रिसिपिएंट जो है वो क्या है? अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड है तो क्या होगा? उसकी लोकेशन वर्ड का मतलब जहां वो करंटली है या जहां उसका रजिस्ट्रेशन है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, और एड्रेस भी नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां से सप्लाई करो। शायद ऐसा बैंक वाले केस में भी था, याद है आपको? बैंकिंग सर्विसेज हम आगे पढ़ा था हमने, वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो बैंक के पास अगर एड्रेस अवेलेबल है तो वो एड्रेस, और बैंक के पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्या ये बात? मेट्रो केस वाले में भी जब राइट टू यूज वाला केस आया था, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन, अदरवाइज क्या था? लोकेशन ऑफ सप्लायर। बहुत सारी जगह ऐसे केस आए थे। उसके बाद हम आए स्पेसिफिक केसेस 12(3) सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो नॉर्मली जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फिर हमने दूसरा केस पढ़ा था कि मान लीजिए हमारा एक जो सप्लायर है, जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो भी इंडिया के अंदर है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस भी इंडिया के अंदर है, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्ड में वो ली गई है वो कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। तो क्या मानना पड़ेगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई वेदर इज रजिस्टर्ड और नॉट। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? अगर मोर देन 1 स्टेट में होगी तो हम क्या कर देंगे? प्रोपोर्शनेट कर देंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर कुछ ना देवन हो तो स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है वही लिया जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? वो देखेंगे आज प्रोपोर्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट, और बाकी मैंने अलग अलग से लिख दिया था, अगर आप देख लेता है तो इसमें देख सकते हैं।
कहाँ इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड का मतलब समझ में आया? अभी है नहीं लेकिन आगे जाके बनने वाली है, ठीक है। बाकी होटल वगैरह का मैंने बता दिया था आपको, इमोल प्रॉपर्टी ये वाला भी बताया था। प्रोपोर्शनेट के रूल्स बताए थे मैंने कि प्रोपोर्शनेट कैसे करते हैं। अगर होटल वगैरह में रह रहे हैं तो क्या नंबर ऑफ नाइट स्टे, उसके अलावा अगर है तो एरिया इमोल प्रॉपर्टी, और तीसरा केस टाइम स्पेंड। जब बोट वगैरह और वेसल वगैरह की बात आती है तो जितने एरिया में वो बोट जितने टाइम तक रही थी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 3 दिन की जर्नी थी, 24 घंटे और 12 घंटे का 36 घंटे की जर्नी थी और 24 और 12 का रेशियो था। मुंबई में 24 घंटे रही, 12 घंटे दिल्ली में रही, तो सर्विस का प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे? तो अमाउंट को इसी रेशियो में बांट देंगे, 2:1 बोलेंगे इसको, 2:1 में बांट देंगे। जो 2 वाला हिस्सा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में रहेगा, जो 1 वाला हिस्सा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? जब भी ऐसा कोई प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। अगर वो चाहता है आपसे कि एरिया के बेस पे बांटो, और इमोल प्रॉपर्टी का केस है तो वो एरिया देगा आपको। अगर वो चाहता है नंबर ऑफ नाइट्स के बेसिस पे बांटो तो नंबर ऑफ नाइट्स की इन्फॉर्मेशन देगा। तो आपको प्रोपोर्शनेट के रूल्स समझाने की जरूरत नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पर। क्या ये बात समझ में? ऐसा शायद आप एक दो एग्जांपल में भी देखा होगा, अगर आपने एक दो एग्जांपल्स देखे हैं तो उसमें दिया होता है कि किस बेसिस पे करने हैं। याद है आपको एडवर्टाइजमेंट वाले केस में भी दिया था उन्होंने कि 2 स्टेट्स में करने हैं, 2 कैंपेन एक स्टेट में चलाने, एक में चला, तो 2:1 में बांटा था। याद है आपको? याद है आपको? ठीक। 12(4) क्या कहता है बताओ? रेस्टोरेंट की सर्विसेज है, केटरिंग की सर्विसेज है, तो चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड है या ऐसा कुछ केस है जहां परफॉर्म हो रही है वहां। क्या इस केस में ये तो नहीं है अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं है? यहाँ सिर्फ एक ही केस है कि भाई साहब केटरिंग की सर्विसेज जो भी चीजें आप जहां प्रोवाइड करा रहे हैं वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन है 12(4) जो है डाटा रहेगा। क्या ये बात समझ में? अब इसमें डाउट आ सकता है कि केटरिंग की सर्विसेज मुंबई का व्यक्ति प्रोवाइड कर रहा है दिल्ली के व्यक्ति को, सुनो ध्यान से, और दिल्ली का व्यक्ति रजिस्टर्ड है, तो एग्जाम में तुरंत आपका मन करेगा क्या? कहीं भी हो लोकेशन हम क्या मानेंगे? दिल्ली, यही तो मानोगे आप। लेकिन अगर मैंने कहा शादी जो है जोधपुर में हो रही है या राजस्थान में हो रही है तो क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान। क्या ये बात समझ? ये रूल कह रहे हैं हमारे 12(2) हम नहीं अप्लाई कर सकते। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं? पक्का। तो इसको कैसे याद रखेंगे बताइए? तो 4 से आप याद रखेंगे चोर, चोर जहां पकड़ा जाएगा वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। क्या ये बात समझ में आई? तो ये केटरिंग की सर्विसेज है जहां प्रोवाइड की जाएगी वहां मानेंगे, इसके अलावा कोई और रूल नहीं लगेगा हमारा। आगे बात समझ में? ये 12(4) कहता था। उसके बाद आते हैं 12(5) पे। 12(5) क्या आसान है? क्या कह रहे हैं? ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहे, परफॉर्मेंस। क्या मैं बोल दूं 12(2) ही लग रहा है इसमें? क्या कह रहा है बताओ? अगर रजिस्टर्ड है तो जरा से मैंने कहा मेरी ट्रेनिंग जो सेंटर है मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं दिल्ली में हूं, और आप कह रहे हैं बिहार में मुझे सर्विसेज चाहिए, लेकिन मेरी जो सर्विसेज चाहिए वो आप मुझे अपनी ब्रांच मुंबई में चाहिए। मैं रजिस्टर्ड हूं दिल्ली में, आप भी रजिस्टर्ड हैं बिहार में, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बिहार। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो मुंबई, जहां पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ट्रेनिंग। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल प्रोविजन 12(5) का। फिर आते हैं 12(6) में। क्या कहते हैं? एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। क्या मैंने बताया था ये आपको? अगर आप फ्रंट एंड से आ रहे हैं और बैक एंड से आ रहे हैं, 2 ही चीजें होती है। बैक एंड पे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो 12 सबसेक्शन 7 होता है। 12(6) क्या कहते हैं? आप कहां से आ रहे हैं? फ्रंट एंड से। तो जहां पर ये अम्यूजमेंट पार्क होंगे वहीं पर होगा। क्या यही लिखा गया है इसके अंदर? पढ़िए, प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वेयर द पार्क और अदर प्लेस इज लोकेटेड। जैसे मैंने कहा अभी वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क वगैरह हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए? जहां पर परफॉर्म हो रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई, उसी स्टेट की गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद 12 सबसेक्शन 7 क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। तो इवेंट अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो पहला रूल तो यही है। पहला क्या? अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्या उस केस में इवेंट कहां हो रहा है मैटर करेगा? नहीं। इवेंट कहां हो रहा है क्या ये मैटर करेगा? नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा वो अनरजिस्टर्ड है तो जहां इवेंट हो रहा है। क्या बिल्कुल सही बात है? 4th पॉइंट 12 सबसेक्शन 4 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें रिसिपिएंट के रजिस्टर्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ऑलमोस्ट सभी में कॉमन प्रोविजन लग रहे हैं और आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अगर ये आउटसाइड इंडिया है तो क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्या बिल्कुल इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह है 12 सबसेक्शन 2 की तरह? हाँ, नालायक को 3 की तरह बस हाँ बोलना है। अभी तो पूछूंगा, अभी तो रिवाइज करा। 12 सबसेक्शन 8 को याद रखना आप हमेशा। इसमें कठोर बात आएगी कि जब आपके गुड्स आउटसाइड इंडिया इंपोर्ट होंगे तो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये वो पूछे या ना पूछे, अगर गुड्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ कि गुड्स को आपको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट। गुड्स के प्रोविजन तो सेक्शन 10 के अंदर है, 12 के अंदर कहां से आया? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है। तो गुड्स अगर आप एक ट्रांसपोर्टेशन में हैं और जो हमारा रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है तो क्या होगा?
तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वेयर द गुड्स, क्या लिख दिया मैंने, आपने भी सप्लायर लिखा होगा, रिसिपिएंट लिखा है, चेक करना, चेक करो ईमानदारी से। आंसर लिखा ही नहीं, क्या लिखा है लिखा ही नहीं है। 12 सबसेक्शन 8 सप्लायर लिखा है ना, बहुत बढ़िया। रिसिपिएंट लिखा है, समझ में आ गया है हमारे सब, है ना, लिखा है, रिसिपिएंट लिखा है, अच्छा ठीक। अब आ जाओ B2C वाले पे। B2C वाले पे क्या कहते हैं, अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और आप रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से आप गुड्स को क्या कर रहे हैं, हैंड ओवर, क्या कर रहे हैं, हैंड ओवर, और पर्पस क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये आसान है, और ये बात आप साथ में लिखेंगे। जब जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आएगा तो आप तीनों बातें बताएंगे, भले ही केस कोई स्पेसिफिक क्यों ना हो। जैसे प्रोविजन बताते हैं ना, ऐसे प्रोविजन बताएंगे कि भाई साहब अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो जो उसकी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वही माना जाएगा। अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से आप गुड्स हैंड ओवर कर रहे हो फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन वो माना जाएगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स चाहते हो आप आउटसाइड द इंडिया करें तो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आती है? तीनों बातें आपको बतानी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 12 सबसेक्शन 9 क्या कहता है, पढ़ो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, क्या ये बिल्कुल गुड्स की तरह ही है? अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो क्या होगा, रजिस्टर्ड का मतलब अगर मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन B2B का मतलब क्या आप समझ में आ रहा है? मैंने शॉर्ट में लिखा है B2B, लेकिन आपको इसे समझना पड़ेगा ये कौन सा केस कह रहा है। एग्जाम में B2B नहीं लिखना, आपको लिखना इफ द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड देन लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट, और अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पर वो चढ़ रहा है, और चढ़ने को क्या बोला गया है, एम्बार्क्स। क्या ये बात समझ में? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति जो है उसने फ्लाइट पकड़ी बेंगलोर से, दिल्ली के लिए गया, और फिर दिल्ली से बेंगलोर गया, टिकट एक ही प्राइस चार्ज किया गया उससे, तो हम मानेंगे दोनों अलग अलग सप्लाई हैं। हम क्या मानेंगे? दोनों अलग अलग सप्लाई हैं। और अगर वो रजिस्टर्ड हुआ तो क्या होगा? तो हम बस पहले वाले का आंसर देंगे। पहले वाले का आंसर क्या होगा? बेंगलोर, क्योंकि वो वहां से चला है। क्या ये बात समझ में आई? बेंगलोर से मुंबई गया तो रजिस्टर्ड कहाँ पे होगा? बेंगलोर में। मैंने कहा अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बेंगलोर आंसर हुआ। समझ में आया? आने वाली जर्नी को मैं सेपरेट इवेंट मानूंगा और उसका अलग से निकालूंगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आंसर क्या होगा? बेंगलोर। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन बन जाए बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनेगा। समझे या लिख के बताऊं एक बार? समझे? अगर वो जब रिटर्न जर्नी के लिए अगर रजिस्टर्ड है तो आंसर क्या होगा? बेंगलोर। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आंसर क्या होगा? दिल्ली, जहां से वो एम्बार्क कर रहा है, वापस जा रहा है, और इसे सेपरेट इवेंट मानेंगे। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। क्या ये बातें समझ में आती है? पक्का? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 32 है ऐसा। चलो अभी देखेंगे। जो जो एग्जाम्पल मैंने होमवर्क के लिए दिए थे मैं अपनी गलती को रिवाइज करके मैं खुद कराऊंगा अभी। ठीक है, इधर आ जाते हैं। इश्यू ऑफ राइट। अब उसे ये कह रहे हैं कि आप टिकट वगैरह की जर्नी दे रहे हो, आप एक अधिकार दे रहे हो उनको। क्या ये बात समझ में आई? जैसे मैंने मेट्रो कार्ड का एग्जाम्पल दिया था आपको इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर B2B कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ऊपर में, और इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? इसमें वो ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर हो रहा है, टिकट वगैरह सब पता चल रही है। यहाँ पर कोई अधिकार दे रहे हो आप फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। क्या ये बात समझ में? तो अगर किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को आप अधिकार दे रहे हो तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। और अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये अधिकार दे रहे हो तो अगर उसकी लोकेशन अवेलेबल है तो ठीक है, अगर लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? ठीक। उसके बाद 12 सबसेक्शन क्या है? अगर आप ऑन बोर्ड कोई कन्वेंस ले रहे हैं तो पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पहला जो डिपार्चर होगा वहां से होगा। सिंपल है, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। 12(1) क्या कहता है? 12(11) क्या कहता है? ये जितना बड़ा है उसे हमने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है कि आपको पता चला बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर बिल्कुल इतना ही स्पेसिफिक है। अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके यहाँ पर फिक्स डिवाइस बनकर आ रही है तो जहाँ पर वो डिवाइस फिक्स किया गया उस डिवाइस की लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो फिक्स नहीं है, वो कौन सा डिवाइस है, जैसे मोबाइल वगैरह के पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, उसके लिए क्या करोगे? तो आपको पहले कनेक्शन देखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर कोई मोबाइल कनेक्शन का एग्जांपल आया या कोई क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना पड़ेगा ये बताओ?
आपको बताना पड़ेगा दोनों ही केस में कि पोस्टपेड होगा तो क्या होगा और प्रीपेड होगा तो क्या होगा। अगर पोस्टपेड होगा तो उसमें बिलिंग एड्रेस पक्का पक्का होगा, और अगर पोस्टपेड नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि रिचार्ज कैसे कराया गया था, किसी मीडिएटर और एजेंट के थ्रू कराया गया है तो उस एजेंट की लोकेशन, किसी अनदर पर्सन की जो लास्ट में कस्टमर को प्रोवाइड करता है तो उस मीडिएटर की पोजीशन, दो है इसके अंदर, अगर कोई एजेंट है तो, और एनी अदर पर्सन जो फाइनल कंज्यूमर तक दे के आता है तो उस एनी अदर पर्सन की लोकेशन, और अगर आपने ऑनलाइन कराया तो आपकी लोकेशन आ जाएगी उसमें। क्या ये बातें समझ में आती है? ठीक। 12 क्या कहता है? फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग। ये बिल्कुल सिंपल है। बताओ, बैंक में आप गए, अगर आपका एड्रेस है तो एड्रेस नहीं है तो जो बैंक का एड्रेस है, सिंपल। इंश्योरेंस भी सबसे ज़्यादा आसान है, इसमें कोई ये केस नहीं आ सकता जिसमें उन्हें ये ना पता हो कि आप एड्रेस नहीं है। तो B2B होगा तो जहाँ रजिस्टर्ड होगा लोकेशन, और अगर B2B नहीं है तो जो एड्रेस लिखाया गया है, बस वो सिंपल है ये वाली बात। इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है। 12(4) इंश्योरेंस को याद रखना, बाकी आप गलती नहीं करेंगे, बाकी सब में सिमिलर प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। और 14 किसका था? आप 14 से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल ना पढ़े, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन दोबारा कुछ भी मत पढ़ो, हटा। 12-14 को पढ़ो ही मत, लेकिन जो मैंने लिखवा रखा है बस इसको पढ़ लो आप। बहुत बड़ा सा एग्जांपल बना रखा होगा, जैसे आपने स्टडी मैट में भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बेस आपको गिवन होंगे, आपको एक सूटेबल बेस लेना है, बस बात खत्म। इतनी नॉलेज आपको 12-14 की होनी चाहिए। एक भी एग्जांपल मत करिए, स्टडी मैट पे चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? लेकिन करना क्या है, आपको ये जरूर याद रखने। बताओ, न्यूज़पेपर होगा तो क्या प्रोपोर्शनेट करोगे? नंबर ऑफ रीडर्स। और अगर FM वाले होंगे तो TV होगा तो TRP की फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, ये बताया था शायद आपने। ठीक है। सिनेमा है तो नंबर ऑफ स्क्रीन्स। उसके बाद ट्रेन है तो ट्रेन पर कोई एडवर्टाइज, आप समझना ट्रेन है तो का मतलब नहीं ट्रेन पर कोई एडवर्टीजमेंट है लिख रखा है। ऐसा होता है ना मेट्रो वगैरह में कोई मूवी आ रही है तो वो लगा दी पूरी मेट्रो के ऊपर, या मेट्रो कार्ड के ऊपर लगाई। तो अगर आपने मेट्रो के ऊपर लगाई, मेट्रो नहीं ट्रेन, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ट्रेन है तो ट्रेन की लेंथ, ट्रैक की लेंथ कितनी है, ये कैसे है समझाऊं आपको। जैसे ट्रेन जा रही है 4 स्टेट से होकर निकलेगी, तो जिस स्टेट में जितनी लेंथ है ट्रैक की उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट वैल्यू चार्ज की जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। ठीक है। उसके बाद टिकट है तो नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, बात करो। ये सारे प्रोविजन के साथ अब मैं आता हूँ स्टडी मैट पे। पहले मैं बचे हुए एग्जांपल्स करा दूं या पहले स्टडी मैट के क्वेश्चन करा दूं जो लास्ट में दिए हुए हैं? पहले क्वेश्चन करा दो, फिर एक बार एग्जांपल्स करेंगे और बात खत्म। इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। क्या ये बातें समझ में आती हैं? चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैप्टर मुझे इतने अच्छे लगते हैं, ये उनमें से एक चैप्टर है। अच्छे लगने का मतलब ये एग्जाम में आपके 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं? कोई भी चैप्टर अच्छा है या बुरा है, ये इससे पता चलता है कि उसे रिवीजन करते समय एग्जाम में कितना समय लगेगा। क्योंकि कई बच्चों को मैं देखता हूँ 12 चैप्टर हैं, 2 छोड़ दिए, कौन से बड़े वाले, चाहे कितने भी मार्क्स क्यों छोड़ देते हो। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि बहुत कुछ रिवाइज करना होता है। तो ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, जल्दी रिवीजन हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आप एक बार सेक्शन देख लीजिए, क्योंकि मैं साथ साथ आपसे सेक्शन पूछूंगा। ये यहां से कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हैं? अरे नालायक वो कह रहे अपनी नॉलेज को जरा टेस्ट करो। चला, अरे लाइट आ गई थी। जब तक मैं ये चलाऊं तब तक तुम पानी पी लो, है ना? पी लो बाकी सारे भी पी लो। इससे पहले नॉलेज टेस्ट करके धोऊं तुम्हें, पानी पी के बैठो। पी लो आराम। पढ़ो ज़रा ध्यान से। जिससे पूछूंगा वो बच्चा सेक्शन बताएगा, और इसके लिए मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी कि आप पढ़ के आएंगे घर से। क्या ये बातें समझ में आती हैं? कोई भी बच्चा पिटे बुरा ना माने, शक्ल ना बनाए, ठीक है? ये मेरा कर्म भी है और धर्म भी है ना? क्या चीज़? मतलब पिटने वाले काम करने जरूरी है। नालायक कह रहा है हंस के पिटे। पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स आर रिमूव्ड? दैट मीन्स मूवमेंट इज अवेलेबल या इन्वॉल्व। तो मूवमेंट अगर इन्वॉल्व है इस केस में, इसका मतलब सेक्शन तो 10 लगेगा, सबसेक्शन 1 लगेगा, और क्लॉज ए या बी, क्योंकि 10(1) बता देता एप्लीकेबिलिटी। क्या ये बात समझ में? अब बताओ आंसर क्या लिखूं इसका? वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना? मूवमेंट टर्मिनेट्स। इसके आंसर और इनकी लैंग्वेज हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
क्या ये बातें समझ में आती हैं? तो एक बार पढ़ लेते हैं उसकी आंसर, सिर्फ फर्स्ट का आंसर पढ़ाऊंगा, मुझे डर लगता है आंसर दिखाने में। एज पर सेक्शन 10(1)(a), इसका मतलब हमारा सेक्शन तो सही था, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ उसमें पढ़ लो, निकालो जल्दी निकालो। स्टेटमेंट में आंसर कुछ और है, यही स्टेटमेंट नहीं, पेज नंबर है आपका 4.75, 4.75, जल्दी आंसर पे आ जाओ। 10(1)(a), द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी ऑफ टू द। तो थोड़ा सा सही वर्ड, कंप्लीट वर्ड ये है कि उसकी लोकेशन जब वो मूवमेंट टर्मिनेट होती है। दिस इज द फुल कीवर्ड जो आपको आंसर में लिखना है। क्या ये बातें समझ में आती है? कुछ दिक्कत इसमें नहीं? आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। What will be the place of supply if goods are delivered by the supplier to another person on the direction of a third person? मैं सेक्शन बता दो बस मुझे। 10(1)(b), बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं उसको? बिल्ड टू शिप टू मॉडल। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पार्टी, जिसके डायरेक्शन पे गुड्स दिए गए हैं। क्या ये बात समझ में आती है? शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, POB, POB नहीं, PPOB। एग्जाम में मत लिखना ऐसे, PPOB ऑफ सच थर्ड पार्टी, जिसकी डिस्कशन चल रही है। याद है आपको बिल्ड टू शिप टू मॉडल क्या होता था? मैंने उसमें बहुत टाइम लगाया था, लेकिन एग्जाम में तो आपसे पूरा टाइम पूछे नहीं, ना वो इंटर पूछ रहा ना इंट्रा पूछ रहा, लेकिन हमें कंसेप्चुअली आना चाहिए, ठीक है? लोकेशन ऑफ सच थर्ड पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? 3rd पे। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑन अ कन्वेयंस सच एज वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और अ मोटर व्हीकल। इसमें 2 सेक्शन लगेंगे, कैसे पता चला आपको? गुड्स भी और सर्विस भी। गुड्स के लिए क्या होगा? 10(1)(e), यही था लास्ट में। और सर्विसेज के लिए कौन सा था? 12 सबसेक्शन, सोच लो। 10(1)(e) के कीवर्ड्स क्या हैं? वेयर सच गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड। और सर्विसेज के केस में क्या है? फर्स्ट डिपार्चर। क्या यही पॉइंट था उसके अंदर? एक बार कीवर्ड पढ़ लेते हैं। आंसर नंबर कौन सा है? ये 3rd। क्या हमने सेकंड का पढ़ा था? नहीं, सेकंड वाले में थर्ड पर्सन का जो विल बी डीम्ड टू बी द थर्ड पर्सन रिसीव द गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। देखो डीम्ड वाला वर्ड आपको ऐड करना है, आंसर में समझ में आ गया। वो कह रहे हैं हम मान लेंगे कि थर्ड पर्सन को वो गुड्स मिले हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में मान लेते हैं ना कि थर्ड पर्सन को गुड्स मिले, तो कह रहे हैं हम मान लेंगे कि थर्ड पर्सन को गुड्स मिले हैं और जो आंसर होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन। आंसर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे आप इसके, ठीक है। अब इस वाले में आ जाते हैं। हमने 2 सेक्शन पकड़े थे, 10(1) कौन सा? E, और दूसरा सेक्शन कौन सा था? 12(10), दोनों ही लिखे हैं उन्होंने। आते हैं 10(1)(e) में। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स द प्लेस ऑफ सप्लाई द लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। क्या बिल्कुल सिंपल बात है। फिर आते हैं किस पे? 12(10) पे। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस फ्रॉम द जर्नी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12 सब सेक्शन 10। क्या ये बातें समझ आती हैं? सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, ठीक। 4th क्वेश्चन, प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सिचुएटेड कहां पर है? इंडिया में। इज द लोकेशन ऑफ, क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन ये लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये बात सही कही गई है? यस। उन्होंने कहा सपोज अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड दैट मींस इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग मल्टीपल स्टेट्स। अब क्या करें? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है। पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में बताएंगे वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड। बट अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो हमें रूल बनाना पड़ेगा आपको, रूल 4 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जिसमें आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना कोई रैशनल ले लीजिए, कोई ना कोई सूटेबल या कोई ना कोई रीजनेबल बेस लेके, ठीक है। अब वो रीजनेबल बेस क्या है वो चाहे हम बताएं या ना बताएं, लेकिन क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम बता सकते हैं कि एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ईच स्टेट,
जितने भी स्टेट्स कवर हो रहे हैं उन ईच स्टेट में एरिया क्या है। तो 3 पार्ट में हम जवाब दे सकते हैं। 12(3) में बताएंगे जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड है, पहले ये बात समझ में। उसके बाद हम बताएंगे प्रोपोर्शनेट कर देंगे अगर मल्टीपल स्टेट्स कवर हो रहे हैं। प्रोपोर्शनेट के रूल के लिए हमें कोई रीजनेबल बेस लेना पड़ेगा, और रीजनेबल बेस क्या होगा हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रूल 4 में समझते हैं, जिसमें एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आंसर 4 पार्ट में लिखना है। आप क्या ये बात समझ में आती है? अब एक बार पढ़ लेते हैं 4th का आंसर। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन 1 स्टेट। इन्होंने आंसर कहाँ से शुरू किया है? मल्टीपल स्टेट्स वाले। लेकिन क्या हमारी नॉलेज पता चली इससे? नहीं। तो हम पूरी बात बताएंगे पहले, क्योंकि दोनों बातें एक ही सेक्शन में लिखी हुई हैं, कोई अलग से थोड़ी लिखी हुई, तो पहले सेक्शन बता देंगे। द सप्लाई ऑफ सर्विस इज ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द स्टेट्स इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस। देखो ये वाली बात समझ में आना। उन्होंने कहा 3 केसेस हो सकते हैं, या तो वैल्यू ऑफ सर्विस जो आपको मिली है प्रोपोर्शनेट कैसे करना है, प्रोपोर्शनेट के रूल्स हैं, या तो जो वैल्यू ऑफ सर्विस मिली है आपको ईच सर्विस के लिए कवरिंग ईच स्टेट, या तो अलग से मिली होगी, या डिटरमाइन करेंगे एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि कैसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि कैसे बांटना है, या तो वो, या तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा आपने, या एग्रीमेंट बनाया होगा इन दिस रिगार्ड। ये पहले बताना है आपको। क्या मैंने आपको यही बताया था कि प्रॉब्लम तब आएगी जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा होगा, तभी तो बांटना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है तो क्या बांटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अब आप बताएंगे कि अगर इससे डिटरमाइन ना हो जाए तो क्या लगाएंगे आप, क्योंकि अभी तक कोई बेस बताया थोड़ी है। तरीका समझ में आया लिखने का? अब लैंग्वेज पढ़िएगा। इन प्रोपोर्शन टू द सर्विसेज सेपरेटली कलेक्टेड, जो आपने सेपरेटली कलेक्ट की है या तो वो देख लीजिए अलग अलग से अगर पैसे लिए हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो डिटरमाइन कर लीजिए किसके बेसिस पे, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एंटर इनटू दिस रिगार्ड। और अगर कुछ नहीं है तब आगे के प्रोविजन पढ़ना, इन द एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट टू द एग्रीमेंट सच अदर रीजनेबल बेस जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं 12(3) के अंदर, या फिर रूल बता लीजिए तो रूल के अंदर स्पेसिफाई किए गए। क्या जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसका आंसर लिखने का समझ में आया आपको? पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम बताओ? वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड, पहले हम ये समझाएंगे। फिर दूसरा तरीका है कि अगर मल्टीपल स्टेट्स कवर हो रहे हैं तो आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी जो सर्विस रिसीव हुई है, अमाउंट रिसीव हुई है ईच सर्विस के लिए। और अगर ऐसा नहीं है और तो कॉन्ट्रैक्ट मेड और एग्रीमेंट मेड इन दिस बिहाफ। क्या ये बात? और नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? रीजनेबल बेस, जो कि रूल 4 और सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर ही समझाएगा। तरीका समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आते हैं इधर। इन दी एब्सेंस, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इसका कॉन्ट्ररी है तो द सप्लायर एंड द रिसिपेंट ऑफ सर्विस इन दिस रिगार्ड प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, दिखाई दे रहा है क्या आपको? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूटी। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? 4। सही तरीके से अपना आंसर ड्राफ्ट करेंगे आप। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एन इवेंट ऑफ मैनेजमेंट कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट इवेंट। अब मुझे बताओ ये 12(6) है या 7 है? कैसे पता चला? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना कि एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं सेक्शन लिख दूं पहले 12 सबसेक्शन 7 है, फॉर अ स्पोर्ट्स फेडरेशन विच इज हेल्ड इन। फिर प्रॉब्लम आ गई, क्या करें बताओ? क्या मैं पहले 12 सबसेक्शन 7 लिखूंगा? क्या बताएगा वो? जहां पर अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? लोकेशन। और अगर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो जहां पर इवेंट या तो हेल्ड हो जाए या इंटेंडेड टू बी हेल्ड है, दोनों एक ही मतलब है। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ प्रोपोर्शनेट रूल क्या करें? तो आपको कोई रूल नहीं समझाना। पहले आपने कौन सा रूल बताया था? रूल 4। अब आप क्या लिख देंगे? रूल 5। और अगर आपको रूल 5 याद न रहे, एज पर स्पेसिफाइड रूल्स या प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, बात खत्म। आपको रूल भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके रूल्स हमारे पास होते तो मैं आपको बता चुका होता कि इस केस में कैसे बांटेंगे। लेकिन क्या मैंने कोई डिस्कशन किया? नहीं। तो प्रोपोर्शनेट आप करेंगे रूल्स के हिसाब से, बस बात खत्म और आंसर खत्म हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 12 सबसे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। इन केस ऑफ एन इवेंट इफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस इज रजिस्टर्ड। देखो इस केस में पूरा बता रहे हैं क्योंकि इसमें रूल नहीं है हमारे पास बताने के लिए, तो उन्होंने पूरी बात बता दी। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट इज द लोकेशन ऑफ
such person. However, if the recipient is not registered place of supply where the event is held, आगे चलिए, since the event is held in multiple states and consolidated amount is charged for the service, the place of supply will be deemed to be in each state. किसके हिसाब से? proportionate to the value of services determined. या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा होगा या एग्रीमेंट बना रखा होगा. क्या ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही लिखोगे? लेकिन अगर आपके पास कुछ ना हो तो रूल 5 के पास चले जाना, बात खत्म. इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, आपको प्रोपोर्शनेट कर देना है अमाउंट. उसके लिए आप लेंगे रीजनेबल बेस, और रीजनेबल बेस लेने के लिए आपके पास क्या बनेगा? रूल 5 और गैप, GAAP पढ़ा है आपने, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. बस इतनी बात आपको लिखनी है. रूल नंबर याद भी ना रहे तब भी आप इतनी ही बात लिखेंगे. क्या ये बात समझ में आती है? पक्का. कौन सा क्वेश्चन था ये? 5th. आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन है बस हमारे पास. What is the place of supply of service by way of transportation of goods? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जल्दी से बताओ. सेक्शन 12 सबसेक्शन 8, और 8 के बाद क्या है? 9 में क्या है? पैसेंजर्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर. क्या ये था हमारे प्रोविजन में? यस, व्हेन बोथ द सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस आर लोकेटेड इन इंडिया. थैंक गॉड आपने बता दिया कि 12(1) के अंदर है. ये तो बताया था 12(1) के अंदर. अब मुझे बताओ जरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो क्या होगा? तो भैया अगर तुम किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति के ले रहे हो तो लोकेशन ऑफ, अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर वो हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स. बस ये 3 बातें आप बताएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है जी, डेस्टिनेशन वर्ड ही है. इफ द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड द लोकेशन ऑफ सच पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है? यस. हाउएवर इफ द रिसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सही लिखा हुआ है. आगे, फर्दर इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड वेयर आउटसाइड इंडिया द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. 3 बातें बताने हैं, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और आउटसाइड इंडिया. ये बस नोट्स में हम ऐसे लिखते हैं कि दिख जाता है, और ये ऐसे लिखते हैं कि दिक्कत हो जाती है पैराग्राफ फॉर्म में. क्या ये बातें समझ आती हैं? ठीक. ये 6th क्वेश्चन था. 7th पे आते हैं. व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज? ये लो सेक्शन बताओ. सेक्शन 12 सब सेक्शन 9. इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड बैक टू दिल्ली. बहुत बढ़िया, जो भी है 5 स्टार दे दिया मैंने इसको. अब बताओ आप मुझे, पहली चीज तो ये सेपरेट इवेंट माने जाएंगे. जो जाने वाली जर्नी है वो अलग, और आने वाली जर्नी जो है वो अलग. पहले जाने वाली जर्नी का आंसर दूंगा मैं. अगर व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो चाहे जाने वाली जर्नी हो या आने वाली जर्नी हो, आंसर क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. क्या ये बात समझ? लेकिन अगर व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है तो जो पहले वाली जर्नी थी, जो आउटवर्ड जर्नी थी, उसके लिए एम्बार्किंग पॉइंट विच विल बी कहाँ से? मुंबई, फ्रॉम मुंबई. और दूसरे वाले में आंसर क्या होगा? दिल्ली. क्या ये बात समझ में आती है? पक्का इसका आंसर पढ़ते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन. इफ द पर्सन, क्या लिखा है उन्होंने? रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. क्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है? आगे, इफ द पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड, तो आंसर कितने होंगे? 1 या 2? 2 आंसर होंगे. द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर फॉरवर्ड जर्नी, फॉरवर्ड का मतलब जा रहे हैं, फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली विल बी मुंबई. क्या सही लिखा हुआ है? वेयर ही एम्बार्क्स. आगे, however for the return journey the place of supply will be Delhi as the return journey has to be treated separate journey. ये keywords आपको लिखने हैं. मेरे हिसाब से आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है, प्रोवाइड आपको सेक्शन याद हो. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन? कैन इट बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर? 12-11. उसने कहा लोकेशन ऑफ सप्लायर हो सकता है क्या? लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या 12-11 में ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? आंसर इज नो, नहीं पढ़ा था. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर 12-11 में था ही नहीं. अगर आप मोबाइल वाले की बात कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा पोस्ट पेड है, प्रीपेड है, ऑनलाइन रिचार्ज किया था, कैसे किया था. कहीं पर भी लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं आया था. मीडिएटर वेंडर्स की लोकेशन जो फाइनली पहुंचा रहा है उसकी लोकेशन थी, या फिर अगर बिल करवाया है आपने तो बिलिंग एड्रेस था. क्या कहीं पर भी लोकेशन ऑफ सप्लायर इस सेक्शन के अंदर था? आंसर इज नो. क्वेश्चन समझ आया पहले आपको? अब एक बार 12-11 पढ़ लेते हैं उन्होंने लिखा कैसे है. क्वेश्चन पार्ट नंबर 8, जो कितना बड़ा आंसर लिखा है. हालांकि हमारे पास 12-8 12-11 शॉर्ट में है, बात वही लिखी गई होगी. कहाँ 11? यहाँ से शुरू होगा. मोबाइल की बात है तो फिक्स कहाँ से करेंगे? यहाँ से शुरू होगा. पोस्ट पेड है तो बिलिंग एड्रेस, प्रीपेड है तो मैनुअली कराया है तो वेंडर की लोकेशन, या कोई थर्ड पार्टी से कराया है तो उसकी लोकेशन, ऑनलाइन है तो रिसिपिएंट की जो रिकॉर्ड में लोकेशन आ रही है.
अब एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ मोबाइल सर्विसेज कैन नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एज द मोबाइल कंपनी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन मल्टीपल स्टेट्स। क्या ये बात समझे? मेरे हिसाब से यहाँ से आंसर शुरू नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि इसका आंसर येस है या नो है, पहले आप अपना आंसर बता दो, है ना। ये वाली बात लास्ट में बता देंगे कि हो सकती है या नहीं। एंड मैनी ऑफ दिस कंपनीज आर इंटरेस्टेड, द कंजम्पशन प्रिंसिपल विल बी ब्रोकन इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज टेकन एज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेवेन्यू मे गो टू फ्यू स्टेट्स वेयर सप्लायर आर लोकेटेड। तो ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए मल्टीपल स्टेट्स में टेलीकम्युनिकेशन की या सर्विसेज दी जा रही हैं, तो सप्लायर कुछ ही स्टेट्स में, लेकिन जो प्रोवाइडर हैं, जो इंटरमीडियरीज है, वो मल्टीपल स्टेट्स में है। तो आप क्या करोगे, जिन स्टेट में सप्लायर है बस उसी स्टेट का SGST लगाओगे। क्या ये बात समझ में है? तो ये IGST का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। जहाँ जहाँ से प्रोवाइड की जा रही है या जो एड्रेस अवेलेबल है वहाँ पर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में है? उन्होंने कहा कंजम्पशन प्रिंसिपल ब्रोक हो जाएगा। मेन आंसर आपका यहाँ से शुरू। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन वुड डिपेंड अपॉन वेदर द कनेक्शन इज पोस्टपेड और प्रीपेड। इन केस कौन सा कनेक्शन है? पोस्टपेड करने, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस। क्या ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लिखा हुआ है कि अगर पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस है, बस आपके दिमाग में शॉर्ट में होना चाहिए। आगे कहाँ पर है? बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। इन केस ऑफ, अगर कौन सा कनेक्शन है? प्रीपेड। क्या हमने बाइफिकेशन प्रीपेड में ही की है? यस, 3 बाइफिकेशन होती है प्रीपेड में, मैनुअल है। तो अगर कोई वेंडर की लोकेशन है वो, या फिर एक और पॉइंट है इसके अंदर, जो फाइनल कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, एनी अदर पर्सन, वेंडर की लोकेशन, और अगर एनी अदर पर्सन है तो एनी अदर पर्सन की लोकेशन, नहीं थर्ड पार्टी नहीं है, एनी अदर पर्सन की लोकेशन। क्या बात समझ में? लिख लेना, बाद में लिख लेना, अभी एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। इधर इधर। तो अगर आप किसके थ्रू दे रहे हैं? सेलिंग एजेंट के थ्रू, या किसी रीसेलर के थ्रू, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जो सिम कार्ड वाउचर वगैरह देते हैं, तो उनका जो एड्रेस होगा, एड्रेस किसका? इसी का, सेलिंग एजेंट, रीसेलर, जो पूरा दोबारा से लिख दिया, वही क्या होगा आपका? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जब सप्लाई की जा रही थी उस समय पर जो उनका एड्रेस था वही उनका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर ये क्या है? एनी पर्सन, एनी अदर का समझ में आया? जो मैंने अभी लिखवाया आपको, फाइनल सब्सक्राइबर मतलब जो व्यक्ति करने आया, तो सप्लायर जो लोकेशन होगा वो जहाँ पर पेमेंट रिसीव की है इस पर्सन ने, पैसे लेके ही काम करेगा। और लास्ट वाला क्या है? इन अदर केस प्लेस ऑफ सप्लाई द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। और अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो ऑनलाइन वाला। इसका आंसर यहाँ से लिखना आप, बढ़िया। किसका? यहाँ से। कौन सा आंसर है ये? मैंने कह रहा इसका आंसर वाला जो प्रोविजन है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 12 सबसेक्शन किसका? 11। अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आगे बात समझ में? कंप्लीट तरीके से नोट्स में आप एडिशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट आए हम, बताओ कौन से क्वेश्चन पे? 2 क्वेश्चन रह गए। अ पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली एंड टेक सम सर्विसेज फ्रॉम ICICI बैंक इन मनाली, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? मुझे बताइए, एक आंसर होगा या 2 आंसर होंगे? जल्दी से बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, कुछ बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। एक आंसर होगा, एक होगा। कैसे? हम बैंकिंग वाला केस है ना, तो 2 आंसर हुए ना। अगर व्यक्ति जो आ रहा है सर्विसेज लेने बैंक से, उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं बैंक के पास, तो या नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा ना, दूसरा आंसर होगा। तो बदला क्यों आंसर फिर? क्या ये बात समझ में? तो आंसर 1 होगा या आंसर 2 होंगे? 2 होंगे। 9th, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। और अगर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं, मैंने बोला था बैंक में आया कोई व्यक्ति, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के गया, उसकी लोकेशन नहीं पता, तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ द सप्लायर शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। बात खत्म। तो अगर पहले वाला केस होगा तो जहां का व्यक्ति था, कहां का व्यक्ति था? 9th क्वेश्चन था ना, ए पर्सन फ्रॉम मुंबई। तो अगर बैंक के पास उसके एड्रेस अवेलेबल है तो आंसर क्या होगा? मुंबई। और बैंक के पास अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जहां का बैंक है मनाली। 2 आंसर हो गए इसके। क्या ये बातें समझ में आती हैं? पक्का? ठीक है। आज का आखिरी स्टडी मैट का क्वेश्चन, बाकी तो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बस हम। आप पढ़िए। गलत सेक्शन बताने पर पिटाई होगी। कैसे? इंश्योरेंस। और क्या इंश्योरेंस को लेके कभी ऐसा होगा जहां से इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एड्रेस अवेलेबल नहीं है? तो नहीं, या तो B2B होगा, और B2B होगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर B2B
B2C है तो जो एड्रेस अवेलेबल है, दो आंसर होंगे। याद है आपको मैंने इंश्योरेंस के केस में बताया था, तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्यक्ति कहाँ का, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कौन, गुड़गांव का, ट्रेवल कर रहा है एयर फ्लाइट फ्रॉम, कहाँ से, मुंबई टू दिल्ली। व्यक्ति कहाँ का है, गुड़गांव का, जा रहा है मुंबई से दिल्ली के। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बना रखे हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बताइए व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हम दो चीजें करेंगे कि अगर ये व्यक्ति रजिस्टर्ड है कहाँ पर, जहाँ से आया है, तो आंसर क्या होगा, गुड़गांव। गुड़गांव मतलब हरियाणा, क्या ये बात समझ में आई। और अगर ये B2C है तो बताओ, तो जो उसका एड्रेस अवेलेबल है, और एड्रेस अवेलेबल कहाँ से होगा, जहाँ पर है गुड़गांव में ही होगा। हालांकि वो प्रोविजन बता रहे हैं हमें, लास्ट पे आ जाते हैं। व्हेन इंश्योरेंस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, उन्होंने मान लिया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि गुड़गांव में है, और गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है। पूरी बात लिखनी चाहिए। मेंशन किया था, हाँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन, फिर ठीक है। तो हमें ये असम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन बता सकते थे हालांकि हम, कि अगर ये B2B वाला केस होता तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होती, ठीक है। हालांकि अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है। क्या एक क्वेश्चन समझ में आए। ऐसे कुछ क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक्स्ट्रा काम करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा का मतलब जो मैंने अभी तक होमवर्क के लिए दी थी चीज़ें, अब वो मैं आपको करा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर मैंने होमवर्क मार्क कर रखा होगा, कहाँ से होमवर्क मार्क किया है, जैसे ये कुछ होमवर्क के एग्जाम्पल के। इससे पहले भी कोई एग्जाम्पल छोड़े हुए हैं, जल्दी से बताओ। इससे पहले कोई से नहीं छोड़े हुए, यहीं पे आ जाते हैं। जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक मेरा बच्चा फेवरेट जरूर ऐसा होगा कि जिन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, ना लिखे ना पढ़े। हाँ जी, कुछ नहीं किया ना, मुझे पता था। जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। मिस्टर कौन है, समुद्र गुप्ता, कहाँ का है, गेट्स अ लैंडलाइन फॉर्म इंस्टॉल एट इट्स होम, इंस्टॉलेशन हुई है, कहाँ पर हुई है, कोलकाता में। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर टेलीकम्युनिकेशन इज इंस्टॉल्ड, यानी कि कोलकाता। क्या ये बात समझ में आती है। सेक्शन कौन सा, नेक्स्ट। मिस्टर कौन, राजकुमार, कहाँ का, मुंबई, क्या करता है, DTH इंस्टॉल कराता है अपने घर पे, कहाँ का है, मुंबई में, बात खत्म। नहीं, मुंबई का है और गांव में अपने विलेज में इंस्टॉल करा रहे हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा, जहां पर इंस्टॉलेशन हो रही है। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। मिस्टर कौन है, शास्त्री, शास्त्री कहाँ के हैं, मुंबई के, क्या ले रहे हैं, पोस्टपेड प्लान। प्रीपेड में परेशानी थी या पोस्टपेड में परेशानी थी, पोस्टपेड में बहुत सारे केसेस थे। मोबाइल कनेक्शन इन मुंबई, प्रीपेड में, सॉरी पोस्टपेड में तो क्या एड्रेस है, बस एड्रेस फ्रॉम बुलबुल, क्या है, ब्लूबेल लिमिटेड, एंड गिव्स हिज रेजिडेंस एड्रेस, जो कि कहाँ का है, मुंबई, एज द एड्रेस ऑफ बिलिंग। तो क्या आंसर मानेंगे, बिलिंग एड्रेस। क्या ये बात समझ में आती है। आगे मिस्टर कौन है, जॉर्ज, क्या लिया है उसने, पोस्टपेड। यहाँ दिक्कत है ना, प्रीपेड पे प्रॉब्लम है या पोस्टपेड पे। प्री का मतलब समझ में आ रहा है, पैसा पहले आ गया है तो दिमाग तो ज़्यादा लगेगा, पैसा बाद में आएगा तो जो एड्रेस है वही है, ठीक है। ये भी बिलिंग एड्रेस ही है, न्यू दिल्ली का बिलिंग एड्रेस है। देखो पे कहाँ से कर रहा है वो, गोवा से, लेकिन बिलिंग एड्रेस जो है वही माना जाएगा, ठीक है। मिस्टर कौन है, झुमरू, कहाँ का है, पुणे, परचेज किया है उसने क्या, प्रीपेड, पहले पैसे मतलब ज्यादा दिमाग, कौन से एजेंट से, सेलिंग है, तो जहाँ का सेलिंग है जोड़ने को, कहाँ है सेलिंग है, मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या। प्रोविजन पढ़ना थोड़ा सा टेक्निकल टास्क है, लेकिन जो आंसर है, जो क्वेश्चन है वो आसान आ जाते हैं, ठीक है। मिस्टर कौन है, फ्रेडी, कहाँ का है, कहाँ पर है ये, स्टेट, इंडिया में है, पक्की बात है। गेट्स अ प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, पहले पैसे आ गए हैं। ग्रोसरी शॉप, जो कि कहाँ पर है, चेन्नई, चेन्नई से करवाया था, बात खत्म। क्या बात समझ में, कौन जीत गए, सब अपडेट है ना। आज RCB का मैच, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। एक बार और डिसअपॉइंट होने के लिए तैयार हैं क्या आप। सर्किट बिटवीन, इधर सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स का क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल जो है वो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए मैंने कहा एक स्टेट इधर है, एक स्टेट इधर है, दो सर्किट पॉइंट्स लगाए हैं हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। बताइए कौन से स्टेट में, स्टेट 1, स्टेट 2, कौन से स्टेट में ज़्यादा कवरेज है, स्टेट 1 में या स्टेट 2 में। वो कहते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं, 1:1 मानेंगे। बात खत्म।
3 स्टेट्स इन्वॉल्व हुए तो 1:1:1। ये कह रहे हैं आपको कि अगर जो मोबाइल कनेक्शन है, अगर जो सर्किट्स लगे हुए हैं उसमें अगर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो आप एक अजम्पशन लेंगे, और अजम्पशन क्या लेंगे, इक्वल वाले। अब ये जो भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल से आप पढ़ लेना, बस रेशियो मैंने समझा दिया है आपको। और अगर उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट कोई पॉइंट है, मतलब बीच में भी कोई स्टेट आ रहा है, तो उसे क्या मान लेंगे, 1:2। कैसे देखना जरा, एक ही स्टेट में 2 पॉइंट्स आ रहे होंगे। इस वाले एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूँ मैं, ऐसा कोई सर्किट बना हुआ है, क्या ये बात समझ में आई? तो क्या रेशियो करें, तो जितने सर्किट होंगे, एक स्टेट एक सर्किट, एक ही स्टेट में 2 तो 2:1। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। इसमें 3 है, जितने सर्किट्स, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी एग्जांपल पढ़ लेना इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ गए। मिस्टर कौन है, देवास। मिस्टर कौन है, देवास। कहाँ के हैं, चेन्नई के। क्या बाय करते हैं, शेयर्स, बैंक से बाय कर रहे हैं। कौन सा, इंटरमीडिएट पॉइंट्स, हाँ पढ़ा दिया ये तो, कल आपने कर लिए हैं घर पे, मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, है ना, सारे बच्चे ऐसे नहीं है ना, वेराइटी है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो लोकेशन ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, जो कि कहाँ पर है, चेन्नई में। मिस्टर अनिरुद्ध न्यू दिल्ली का है, मनी विड्रॉ कर रहा है कहाँ से, वेस्ट बैंक एटीएम, जो कि कहाँ पर है, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब। मिस्टर अरिहंत ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है एटीएम की, शायद इसलिए वो अमृतसर गया है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जो कि हमें पता है। मिस्टर ऋषभ कहाँ का है, वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे आता है, यूपी में। विजिट कर रहा है एक बैंक को जो कि रजिस्टर्ड है कहाँ पर, दिल्ली में। गेट अ डिमांड ड्राफ्ट मेड, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने गया। क्या मैंने बताया था आपको, जब डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो हो सकता है एड्रेस अवेलेबल हो या हो सकता है एड्रेस अवेलेबल ना हो। मिस्टर ऋषभ डज नॉट हैव एनी अकाउंट विद द सेड बैंक, दैट मींस ही इज गिविंग हिंट कि उसके पास क्योंकि अकाउंट नहीं है तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। देयरफॉर सिंस द लोकेशन ऑफ रेजिडेंट इज नॉट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो कि बैंक कहाँ पर है, दिल्ली। मेरे हिसाब से बातें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, ये दोनों करा दिए थे मैंने, और कुछ पढ़ने नहीं है। और भी कोई होमवर्क दिए थे क्या, नहीं, ये एग्जाम्पल आपको पढ़ने नहीं, मैंने आपको बेस बता दिया पढ़ने के लिए, बस खत्म, और आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता। अगर आपको लगता है कि सर ये वाला सेक्शन क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 क्या होता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर 2 अलग अलग स्टेट्स में है तो क्या होगा, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है तो क्या होगा, या दोनों एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, SGST और क्या ये बात समझ में आई, नहीं, UTGST और CGST। यहाँ पर क्या लगेगा, 2 अलग यूनियन टेरिटरी में है, UTGST और CGST। यहाँ पर क्या लगेगा, IGST। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई, तो आपका मन करे तो पढ़ लेना। हालांकि क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। देखिए ये बताया गया है, लोकेशन वगैरह क्या है, इन्होंने डायग्राम बनाया, लेकिन फालतू की बातें हैं। हाँ देखो, पूरा GST पढ़ा के प्लेस ऑफ सप्लाई में ये पढ़ाना चाह रहे हैं हमें। देखिए जरा ध्यान से, देखो सप्लायर कहाँ का है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, क्या ये इंट्रा है, हाँ खत्म। IGST एक्ट। लोकेशन कहाँ पर है, प्लेस कहाँ पर है, क्या ये इंट्रा है, क्या ये इंटर है, कुछ भी नहीं भाई, हमारे साथ कुछ भी नहीं, सेक्शन में ही नहीं। इसलिए उन्होंने सवाल ऐसा किया कि जो इंटरमीडिएट के लेवल पे अप्लाई किया जा सके, है ना। चिंटू सवाल कहाँ का है, दिल्ली। कहाँ का है, गुजरात। अब सवाल क्या था, सवाल सुनो, इंट्रा है या नहीं, तो क्या इंट्रा है, नहीं। एक पौंडुचेरी में है, दूसरा भी पुडुचेरी में है, तो क्या इंट्रा है, हाँ। तो ऐसी चीज़ें मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, अगर आपका है तो पढ़ लेना घर जाके। तो ये पूरा चैप्टर जो हो चुका है यहाँ पर हो गया है समाप्त। कल रखेंगे हम इसका कोई टेस्ट, तभी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को डिटेल में, वरना आप पढ़ते नहीं हैं। टेस्ट कुछ ऐसा होगा, हैंड टू हैंड चेक हो जाएगा आपका यहीं पर कल। रिटर्न ही होगा, रिटर्न MCQ भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, जैसा मैं चाहूँगा वैसे होंगे। और आपसे कीवर्ड सारे पता होने चाहिए आपको। तो मंडे रखते हैं टेस्ट को, कल आपको तैयारी का भी समय मिल जाएगा, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे टाइम दे देंगे जिन बच्चों का पेपर है। क्या ये बातें समझ में आती हैं, पक्का। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और पढ़ाओ, जल्दी होगी ना क्लास, यकीन।